हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति के विषय में जो आधुनिक अवधारणा है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसे हम आधुनिक मत के नाम से जानते हैं। या जीवन की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत है। ये रासायनिक या निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और जीवन की उत्पत्ति के विषय में जो रहस्य बना हुआ है उस रहस्य को उजागर करने का काम किया ए.आई. ओपेरिन ने। आज ये आधुनिक मत के नाम से भी प्रचलित है, इसे प्रकृतिवाद के नाम से भी जानते हैं। ए.आई. ओपेरिन का जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ये जो सिद्धांत है, इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की ए.आई. ओपेरिन ने और इन्होंने मटेरियलिस्टिक यानी पदार्थवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं ए.आई. ओपेरिन का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए चलते हैं ए.आई. ओपेरिन के सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन का सिद्धांत, या इसे आधुनिक मत या मॉडर्न थ्योरी कहते हैं या प्रकृतिवाद कहा जाता है। ये जितनी भी अटकलें अभी तक लगी थीं और धार्मिक मत थे, विशिष्ट सृष्टिवाद के, प्रलयवाद, ब्रह्मांडवाद आदि और स्वतः जननवाद, इन सब पर ए.आई. ओपेरिन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ जब आई, जिसमें इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के विषय में लिखा, उसके बाद से उन सब अटकलों पर विराम लग गया और आज ये थ्योरी मानी जाती है जीवन की उत्पत्ति के विषय में। ए.आई. ओपेरिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इस पुस्तक में इन्होंने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत दिए। इनके सिद्धांतों को हम पदार्थवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से भी इनके सिद्धांत प्रचलित हैं। इन्होंने बताया कि निर्जीव पदार्थों से ही सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों की और सजीव पदार्थों की जो मूलभूत संरचना है उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। अगला है, ए.आई. ओपेरिन ने अपनी पुस्तक में निम्नलिखित 8 चरण दिए। सबसे पहला चरण है परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज। इन्होंने बताया कि सूर्य से एक गैसियस मास यानी कि एक गैसीय पिंड अलग हो गया और अलग होकर क्या बना, एक आग का गोला बना, यानी कि पृथ्वी आग के गोले के समान बनी। ये गैसीय पिंड के रूप में आई और उस समय इसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। और इस गैसियस पिंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्व थे और इन्होंने इस पर वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर बनाया इस धरती का। और ये एक आग के गोले की तरह थी और इसमें जो हैवी मेटल थे, इसमें कुछ हैवी मेटल भी पाए गए, जैसे निकिल है, कॉपर है और आयरन है, लोहा, तांबा और निकिल। इनसे क्या है, पृथ्वी की कोर बनी, यानी कि क्रोड का निर्माण हुआ, केंद्र या नाभिक का निर्माण हुआ, जिसे हम कोर कहते हैं। यानी कि, और ये कैसे, ग्रेविटी के कारण, जब ये पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी और ये घूम रही थी और घूमने से, रोटेशन से जो निकिल, कॉपर और तांबा थे इसके केंद्र में आ गए भारी तत्व और इससे कोर का निर्माण हुआ। अब देखते हैं दूसरी अवस्था, अणु अवस्था, जो ए.आई. ओपेरिन ने प्रस्तुत की। देखिए, अणु अवस्था में इन्होंने बताया कि अब जो धरती का जो टेम्परेचर है, इसमें जो क्या है वो धीरे धीरे घटने लगा, मतलब कम हुआ। और टेम्परेचर कम होने से ये जो एटम्स थे, परमाणु थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, निकेल आदि, ये जो परमाणु अवस्था में थे, ये जो एलिमेंट, तो इन परमाणुओं ने क्रिया करके अणु बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। और धरती पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज थी वो हाइड्रोजन की थी। 90% हाइड्रोजन पृथ्वी पर उस आग के गोले में, तपते हुए गोले में 90% हाइड्रोजन थी। और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाया और इसी हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाई और इसी हाइड्रोजन ने कार्बन से क्रिया करके मीथेन का निर्माण किया। और आदि वातावरण में ये तीनों तत्व, जल, मीथेन अमोनिया और जल मौजूद थे। फिर क्या हुआ, जब जल इस पर बन गया तो चूंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी
तो जल जैसे ही बना और इस धरती पर पड़ा तो ये वाष्प के रूप में तुरंत ऊपर की ओर उड़ जाता था। ये बार बार ये प्रोसेस चलती रही, जल बनता रहा, धरती की सरफेस पर पड़ा और ये वाष्प के रूप में ऊपर जाता रहा और बादलों का रूप लगातार पृथ्वी बादलों की धुंध में रहती थी। हमेशा इस पर भाप के बादल पाए गए। उसके बाद इसमें और ज्यादा ठंडी हुई पृथ्वी और आदि सागर यानी कि समुद्र का निर्माण हुआ। और समुद्र में भी लगातार क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर जो पानी था ये हमेशा उबलता रहता था। इतनी गर्म थी पृथ्वी क्योंकि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। अगले चरण में आता है कार्बनिक यौगिक का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे मिले? टेम्परेचर और कम होता गया, लगातार कम होता जा रहा था और मैथेन से जो आदि वायुमंडल में मैथेन गैस मौजूद थी, इस मैथेन ने एथेन, प्रोपेन और इन मैथेन से एथेन बनी, प्रोपेन बनी और इन यौगिकों से अल्कोहल आदि तत्व बने। और इनसे इन मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन, संघनन और बहुलीकरण द्वारा, ये संघनन द्वारा और दूसरा बहुलीकरण द्वारा, संघनन यानी कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण द्वारा सुगर्स यानी कि शर्कराएं, ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल, प्यूरिन्स, प्रीमिडीन्स और एमाइनो एसिड आदि यौगिक बने। यहां कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अगले चरण में हुआ। और ये सारी प्रोसेस ऐसे नहीं, इसमें भी लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे थे। अब आता है जटिल कार्बनिक यौगिकों का या अणुओं का निर्माण। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक बना रहे थे। मोनोसैकेराइड्स ने डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि यौगिकों का निर्माण किया। और अमीनो एसिड्स ने, ये जो अमीनो एसिड्स तीसरे चरण में बने, अमीनो एसिड ने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद प्रोटीन का निर्माण किया। और प्यूरिन्स, प्रीमिडीन्स और फॉस्फोरिक एसिड ने न्यूक्लियोटाइड्स बनाई, जिसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जैसे तत्व बनने लगे, यौगिक बनने लगे। अब आता देखिए सी वाटर में जो समुद्र का पानी था उसमें सारे कंपोनेंट्स, क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा था और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो धरती पर जल था, पूरी धरती जलमग्न थी और वो लगातार उबल रहा था और ये सारे यौगिक भी उसी में उबल रहे थे। इसीलिए हेल्डेन ने और 1868 में आदि सागर के इस जल को पूर्वजीवी सूप कहा, प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक यानी पूर्वजीवी सूप, जिनसे इस सूप से ही जीवों का निर्माण हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई आदि सागर में। इस तरह का इन्होंने शब्द या टर्म यूज किया उस वाले सूप को, मतलब उस आदि सागर के जल को जो लगातार इन तत्वों को, यौगिकों के साथ उबल रहा था, उसे पूर्वजीवी या प्रीबायोटिक सूप कहा। अब देखिए इसके समर्थन में स्टैनले मिलर ने अपना एक प्रयोग दिया। इन्होंने इस चौथे चरण को सिद्ध किया कि वास्तव में ऐसा हुआ था। इस बात को, जटिल कार्बनिक अणुओं के निर्माण को प्रूव करने के लिए स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया, जिसमें इसने एक कांच की नली को इलेक्ट्रोड लगे फ्लास्क से जोड़ा। इसमें इलेक्ट्रोड लगे फ्लास्क से जोड़ा एक उपकरण बनाया जिसे स्टैनले मिलर का उपकरण कहते हैं। और इसमें, इस उपकरण में यहां एक फ्लास्क जोड़ा कांच की नली से, यहां थर्मामीटर लगा दिया टेम्परेचर के नापने के लिए, और यहां स्पिरिट लैंप से इसको गर्म किया जल भरने के बाद। और इसको इस फ्लास्क, छोटे फ्लास्क को, जल वाले फ्लास्क को इलेक्ट्रोड वाले फ्लास्क से, जहां इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इस फ्लास्क से यू आकार की नली से जोड़ा, एक यू शेप्ड ट्यूब से जोड़ा कांच की नली से। ये भी ग्लास ट्यूब है, कांच की नली। और ये इसके अंदर क्या है, जल भरा हुआ है, पानी भर दिया। और उसके बाद इस फ्लास्क में, जो इलेक्ट्रोड वाला फ्लास्क था, इसके अंदर इन्होंने
मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को, यानी कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में रखा। 2 अनुपात, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात क्या था, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो अनुपात था 2:1:2 रखा। उसके बाद जब इस उपकरण को इन्होंने तैयार कर दिया और यहां इन्होंने एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर ठंडा करने के लिए पानी को, इधर पानी जाता है और दूसरी तरफ निकलता है। कंडेंसर का काम होता है पानी को, जो भाप है, जल वाष्प बनेगी, उसको ठंडा करके यहाँ जल के रूप में आ जाएगा। इस यूट्यूब में ये उपकरण बनाया, इसको स्टैनली मिलर का उपकरण कहते हैं। इन्होंने जब इसको जल को गर्म किया तो यहाँ से भाप के रूप में इस ग्लास ट्यूब से ये उड़ा, ये वेपर यहाँ आई और इसके अंदर कौन सा मिश्रण था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का, और जल वाष्प यहाँ से जा रही थी, जो वेपर है इस यूट्यूब से फ्लास्क में पहुंच रही थी। और मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का मिश्रण पहले से ही था। इन्होंने इस उपकरण के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि ये हमने वातावरण तैयार किया है, क्योंकि आदि वातावरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन रहे हैं। अभी ये आपको बताया, मीथेन, अमोनिया हमारे पृथ्वी के आदि वातावरण में थे। वेपर जल भी था और जल जब पृथ्वी पर पड़ा तो वो भाप के रूप में उड़कर गया और इनसे क्रिया की। ऐसे ही पूरा वातावरण, आदि वातावरण तैयार कर दिया इस उपकरण के माध्यम से, इस स्टैनली मिलर ने अपने इस एपरेटस के माध्यम से। देखो भाप यहां से जा रही है, ये जल वाष्प है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन पहले से वातावरण में मौजूद हैं। जब भाप यहाँ पहुंची और इसके अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन पहले से मौजूद थे, तब इन्होंने इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से, ये जो बिजली के इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इनमें करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित की। तो इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से यहाँ क्या करवा दी, चिंगारी उत्पन्न हुई, एक विस्फोट उत्पन्न हुआ, जैसे कि बिजली कड़कती है। बिजली जैसा कड़कने का एक बिजली जैसे कड़कने का कड़की यहाँ पर, और इसी तरह का बिल्कुल जैसे वातावरण में होता है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ विद्युत स्फुलिंग कराने पर। तो देखा पूरा वातावरण के अनुसार भाप और इन यौगिकों ने क्रिया करके यहाँ जो पदार्थ बनाए, यहाँ पर फिर ये पदार्थ इधर आए और यहाँ पर ठंडा होकर यहाँ जल के रूप में या लिक्विड के रूप में यहाँ एकत्र हो गए यू शेप्ड नली में। और इसमें जब इस सॉल्यूशन का, ये जो हल्के लाल रंग का सॉल्यूशन था, इन्होंने इसको चेक किया तो देखा तो इसमें क्या था, इसमें शुगर थी, ग्लाइसिन थी, एलेनिन थी, इसके अंदर एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, इसमें ग्लूटामाइन और आदि अमीनो एसिड थे। शुगर को छोड़कर ये सारे क्या हैं, एमाइनो एसिड थे, ए। इसमें एमाइनो एसिड बने, यानी कि शुगर और अमीनो एसिड का निर्माण यहाँ पर हुआ। और फिर अमीनो एसिड से क्या बन गई, अमीनो एसिड से फिर से प्रोटीन यहाँ बन गई। इस प्रकार यहाँ प्रोटीन का निर्माण हुआ वातावरण में, और स्टैनली मिलर ने इसको अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि वास्तव में वातावरण में इसी प्रकार हुआ था। उसके बाद अगला चरण आता है कोएसरवेट्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। कोएसरवेट्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण 5वें चरण में हुआ। इन्होंने 8 चरण अपनी पुस्तक में लिखे। इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये हॉट सूप में, जो आदि सागर का उबलता हुआ जल था जिसे हॉट सूप कहा, तो इसको, इस गर्म सूप में उबलते रहे सारे कार्बनिक यौगिक, और इनसे कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के कोलाइडी कणों का निर्माण हुआ। और इन कोलाइडी कणों में एक विशेषता थी कि इन्होंने अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन विकसित कर ली थी। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन झिल्ली बन गई थी कोलाइडी कणों के ऊपर, प्रोटीन के, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनाक्षी श्वसन कर सकते थे ये कोलाइडी कण, और इनमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि बहुगुणन की क्षमता भी विकसित हो गई थी। और इन कणों को, प्रोटीन के इन कोलाइडी कणों को, जो कोलाइडी पार्टिकल्स बने, ये सिडनी एफ फॉक्स ने, जो सिडनी एफ फॉक्स है, इनको माइक्रोस्फीयर कहा।
सिडनी फॉक्स ने 1964 में इन कणों को क्या कहा, माइक्रोस्फीयर्स कहा, और जबकि ओपेरिन ने इन्हें कोएसरवेट्स नाम दिया और इन्हें आदि जीव या आदि कोशा भी कहते हैं। प्रोटोबायोंट या प्रोटोसेल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब देखते हैं, देखिए अगला चरण। देखिए अगला चरण है आदि जीव यानी कि प्राइमोर्डियल लाइफ का निर्माण। आदि सागर में 3.7 अरब वर्ष पहले न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन ने मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाए और न्यूक्लियोप्रोटीन से फिर वायरॉइड्स जैसे यानी वायरस जैसे छोटे कण बने, जिनकी तुलना वायरॉइड से की जा सकती है। वायरॉइड की खोज आप लोगों को पता ही है, टीओ डायनर ने की थी। टीओ डायनर ने इनकी खोज की थी। ये वायरस जैसे ही रोगजनक कण होते हैं वायरस के समान, तो वायरॉइड्स जैसे कणों की यानी कि वायरस यानी विषाणुओं जैसे पार्टिकल्स आदि सागर में 3.7 अरब वर्ष पहले बन गए थे। फिर आता है प्रोकैरियोटिक सेल यानी पूर्व केंद्रीय कोशिका का निर्माण। इनसे प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि वायरस जैसे कण तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसीलिए निश्चित है कि वो सजीवों में प्रवेश करके सजीवों जैसा गुणन कर सकते हैं, तो इसीलिए वायरस जैसे पार्टिकल्स बने। इनका जीवन की उत्पत्ति में बड़ा महत्व है। एक ओपेरिन ने बताया कि कोएसरवेट्स जो प्रोटीन के कण बने थे, इनमें अचानक कुछ परिवर्तन हुए, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आदि हुए, तो इनसे नए प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, जिनकी तुलना बैक्टीरिया से की जा सकती है। बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएं बनी जिनमें केंद्रक नहीं होता, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, गाल्जी बॉडीज नहीं होती, रिक्तिका नहीं होती, वैक्यूल्स आदि, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता। तो ये क्या है, और इनमें राइबोसोम भी 70 इस प्रकार के होते हैं। तो ये क्या प्रोकैरियोटिक के समान कोशिकाएं बनी थी, बैक्टीरिया के समान थी। और अफ्रीका की 3.2 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों से आर्कियोस्फेरॉइड्स स्पेसीज नामक प्लांट के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी BGA ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल के समान है, और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जैसे AI ओपेरिन ने बताया ऐसे ही हुई होगी। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का निर्माण। देखिए 1.5 अरब वर्ष पहले प्रोकैरियोटिक सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हो गया, यानी कि केंद्रकीय कोशिका। ये क्या है, पूर्व केंद्रकीय है, और ये है सुकेंद्रकीय, यानी कि जिसमें अब केंद्रक डेवलप हो गया था। और हम सब की जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक हैं, हम सब यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, जितने भी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि निर्जीव पदार्थों से किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई। ये AI ओपेरिन ने जो अपनी पुस्तक है 8 चरणों में विभक्त करके और उनको क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप जीवन की उत्पत्ति के विषय में समझाने की कोशिश की है, और हम लोगों ने भी उन 8 चरणों को बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाया है। वास्तव में अगर AI ओपेरिन की पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जीवन की उत्पत्ति और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। आपको इन शॉर्ट आप लोगों को बताया गया है, ब्रीफ हिस्ट्री बता दी गई है, और इसको बढ़िया करके तैयार कर लेना। और जहां भी अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।